नमस्कार दोस्तों, यूपीटीईटी 2023 का इंतजार हो गया है खत्म, क्योंकि उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक हाल ही में ही ट्वीट करके जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की अधिसूचना विभाग जल्दी ही जारी करेगा। इसका मतलब है कि मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह में इसका विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो ऐसे छात्र जिन्होंने बीएड या बीटीसी, जिसे आप डीएलएड कहते हैं, ऐसे छात्र जो बीएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में हैं अथवा कंप्लीट कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश टेट 2023 का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी कर दिया गया है कि जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे A to Z फ्रॉम 0 to 100 उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में कि कौन लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन एग्ज़ाम करवाता है, और सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से पेपर होते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या पूछा जाता है, किस पेपर में क्या पूछा जाता है, तथा कौन लोग किस चीज़ के पात्र हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जानेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के बेसिक के बारे में। तो परीक्षा प्राधिकरण मतलब परीक्षा जो एग्ज़ाम करवाता है वो है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड, जिसे हम कहते हैं यूपीबीईटी। ठीक है, परीक्षा का नाम है उत्तर प्रदेश यूपीटीईटी 2023। जो स्तर होगा वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए के टीचर्स के लिए एग्ज़ाम कराया जाता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक मतलब प्राइमरी और मिडिल के स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनकी पात्रता को तय करने के लिए, उनकी पात्रता को जांचने के लिए यह एग्ज़ाम कराया जाता है। अगर हम श्रेणी में बोलें तो ये पात्रता परीक्षा की श्रेणी में आता है, ताकि जो भी एग्ज़ाम को पास करेगा वो शिक्षक बनने के योग्य हो जाएगा। अगर नौकरी स्तर की बात करें तो यूपीटीईटी के एग्ज़ाम को पास करने के बाद यूपीटीईटी के एग्ज़ाम कर आप उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की जो भी वैकेंसीज आती हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की प्राइमरी और मिडिल क्लास में जो वैकेंसी आती है उसको आप भरने के योग्य होंगे। आवेदन का मोड ऑनलाइन होगा। ध्यान दीजिएगा कि आवेदन का मोड ऑनलाइन होगा, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है कि आवेदन का मोड सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। आप किसी के बहकावे में ना आए कि ऑफलाइन फॉर्म भी भरा जा रहा है। अब परीक्षा की भाषा की बात करते हैं तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में ये परीक्षा अवेलेबल है। पेपर में दोनों तरह की भाषाओं का प्रयोग होगा। परीक्षा की आवृत्ति मतलब कि रेगुलरली किस बेसिस पे परीक्षा ये कराई जाती है, तो वैसे ये परीक्षा साल में एक बार आयोजित की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उस अधिसूचना के हिसाब से साल में प्रतिवर्ष ये परीक्षा आयोजित की जाती है। हालांकि बीच में कोविड के कुछ कारणों के कारण ये परीक्षा स्थगित भी हो गई थी, बट प्रतिवर्ष ये आयोजित की जाती है। एक और चीज़ जो सबसे ध्यान देने की बात है, परीक्षा का तरीका। यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन मोड में होगा। जी हाँ, अभी तक ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा, लेकिन जो अधिसूचना 2023 की आने वाली है उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो ये परीक्षा ऑनलाइन मोड में भी हो सकती है। क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम को अगर हम देखें तो सीटेट ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम करवा रहा है। ठीक है, तो चांसेस हैं कि ये जो यूपी टेट की परीक्षा है वो भी ऑनलाइन मोड में की जा सकती है, लेकिन जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है हम इसका इंतजार करेंगे। अगली चीज़ की अगर हम बात करें तो वैधता की बात करते हैं कि ये सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है। अगर हम यूपी टेट पास करते हैं, अगर हम यूपी टेट को आज पास करते हैं, इस साल 2023 में हम पास करते हैं, तो ये कब तक वैलिड है। दोस्तों, शुरू में इसको
1 साल के लिए वैलिड किया गया था, फिर बीच में ये 5 सालों के लिए वैलिड कर दिया, बीच में उसके बाद फिर इसको चेंज करके अब इसको लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब ये एग्ज़ाम अगर आप एक बार पास करते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। नौकरी करने का स्थान, इस परीक्षा को पास करने के बाद आप उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी गवर्नमेंट के फॉर्म भर पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में जो वैकेंसीज निकालती हैं वो फॉर्म आप भर पाएंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको नौकरी करना होगा अगर आप यूपी टेट के माध्यम से सेलेक्ट किए जाते हैं तो। चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ मोटे मोटी चीज़ों के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश टेट 2023 के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी है। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड प्राइमरी विद्यालय और उच्च प्राइमरी विद्यालय, मतलब कि प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय, मतलब कि प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए हर साल यूपीटीईटी परीक्षा का आयोजन करता है और जल्दी ही इस साल भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, सरकार की तरफ से ऐसा ट्वीट किया गया है। ठीक है, अब यूपीटीईटी के तहत 2 पेपर होते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 पेपर होते हैं। तो पहला पेपर उनके लिए है, उन उम्मीदवारों के लिए होता है जो कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या फिर कक्षा 1 से 5 तक के जो शिक्षक बनना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो यूपीटीईटी है, यूपीटीईटी बेसिकली इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला तो है पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 उनके लिए होता है कि जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं। ठीक है, जो दूसरा पेपर होता है, दूसरा पेपर जो आयोजित करता है वो जो कक्षा 5 से लेकर के कक्षा 8 तक के विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं, मतलब जो लोग मिडिल स्कूल जिसे हम कहते हैं, अगर आप मिडिल स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं जो 5 से 6 तक संचालित किया जाता है, तो उसके लिए आपको पेपर 2 देना होगा। ठीक है, तो पेपर 1 कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए और पेपर 2 कक्षा जो मतलब कि 5 से 8, जो कोई स्कूलों में 6 से 8 बोला जाता है, 6 से 8 जो मिडिल स्कूल होते हैं, मतलब कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आपको इस उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ पे आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ये पेपर पास करना होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि पेपर 1 किसको देना है, पेपर 2 किसको देना है। अगर आपको प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनना है तो आपको पेपर 1 पास करना पड़ेगा, अगर आपको मिडिल स्कूल में शिक्षक बनना है तो आपको पेपर 2 पास करना होगा। लेकिन ऐसे लोग जो शिक्षक बनना चाहते हैं दोनों में ही, मतलब कि वो प्राइमरी में भी 1 से 5 वाले में भी शिक्षक बनना चाहते हैं और 6 से 8 वाले में भी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को क्वालिफाई करना होगा, दोनों पेपर देना होगा, दोनों का फॉर्म भरना होगा और दोनों में पास होना होगा। ठीक है, अब कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश टीटी के जो मुख्य बिंदु हैं, पहला, सबसे पहली चीज तो यूपीटीटी के एग्जाम जो होगा उसके सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब कि आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और उस प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाएंगे और उन 4 उत्तर में, उन 4 विकल्पों में से आपको किसी एक विकल्प को चुनना होगा जो कि सही विकल्प होना चाहिए, तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित किया गया है। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। दूसरी बड़ी चीज, इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये ध्यान देने वाली चीज है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है इस परीक्षा में। उत्तर प्रदेश टेट 2023, उत्तर प्रदेश टेट का जो एग्जाम होता है इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की गई है। ठीक है, जहां तक प्रश्न पत्र की बात है, जो हमने आपको पहले ही समझा दिया है कि प्रथम प्रश्न पत्र ऐसे व्यक्तियों के लिए होगा जो 1 से 5 तक शिक्षक बनना चाहते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र ऐसे व्यक्तियों के लिए होगा जो 6 से 8 तक शिक्षक बनना चाहते हैं। ठीक है, तो जिनको 1 से 5 तक शिक्षक बनना है, मतलब जिनको प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स की वैकेंसी आती है उसका जिसको फॉर्म बनना है, तो उसे
प्रथम प्रश्न पत्र पास करना पड़ेगा, और जिसको 6 से 8 तक बनना है उसको द्वितीय प्रश्न पत्र पास करना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो 1 से 5 में भी बनना चाहते हो या 6 से 8 में भी बनना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को दोनों प्रश्न पत्र पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रश्न पत्र में कितने अवधि का, इसका टाइमिंग क्या है। तो ये 2.5 घंटे का पेपर है, मतलब कि प्रश्न पत्र 1 पेपर 1 ये भी 2.5 घंटे का है, पेपर 2 ये भी 2.5 घंटे का है। दोनों 2.5 घंटे के पेपर होंगे। 2.5 घंटे की अगर हम बात करें तो 150 मिनट का पेपर होगा कुल मिलाकर ये। ठीक है, और प्रत्येक पेपर में, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो भी 150 होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होंगे। जिसको प्राइमरी में बनना है शिक्षक उसको पेपर 1 देना है, जिसको मिडिल में बनना है उसको पेपर 2 देना है। जो दोनों में बनने के इच्छुक हैं उनको ये दोनों पेपर पास करना होगा, मतलब दोनों का फॉर्म भरना पड़ेगा, दोनों को पास करना होगा। तथा इन दोनों ही पेपर का जो समय है, जो ड्यूरेशन है, वो 2.5 घंटे का पेपर होगा। इस 2.5 घंटे के अंदर आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। ठीक है, 2.5 घंटे के अंदर आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने होंगे, और हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको देखें तो निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। अगर नेगेटिव मार्किंग मतलब कि अगर आप किसी प्रश्न को गलत करते हैं तो उसके लिए आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर 1 में कौन कौन से विषय आएंगे, कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा पेपर 1 का, मतलब पेपर 1 का मतलब पेपर 1 जो कि प्राइमरी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो पेपर 1 में कौन कौन से विषय होंगे तथा किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का अंक क्या होगा। तो अगर सबसे पहले विषय की बात करें तो सबसे पहला जो विषय है वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जो प्रश्नों की संख्या होगी वो कुल मिलाकर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है तो कुल अंकों की संख्या भी 30 होगी। दूसरा है लैंग्वेज 1 मतलब भाषा 1 जो कि हिंदी है, और आपको ध्यान देना है कि ये जो है कंपल्सरी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज आपको लेना ही लेना है। तो पहली जो दूसरा है वो हमारा है हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में जो प्रश्नों की संख्या होगी वो भी 30 होगी, और इसमें जो अंक होंगे ये भी 30 अंकों का के ही होंगे, क्योंकि हर प्रश्न 1 अंकों का होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। दूसरा जो है भाषा 2, दूसरी भाषा जो आपको होगी वो ये एक इलेक्टिव है। इलेक्टिव का मतलब है कि आपको चूज करना है कि आप कौन सी भाषा लेंगे। आप अंग्रेजी ले सकते हैं, आप उर्दू ले सकते हैं, आप संस्कृत ले सकते हैं, और जो भी भाषा लेंगे उस भाषा से जुड़े हुए आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और उन 30 प्रश्नों का सही जवाब देने पर आपको 30 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तीसरी जो हमारे जो सिलेबस में पैटर्न है वो है गणित, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे, और उन 30 क्वेश्चन के आपको 30 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप सारे सवाल सही करते हैं तो। और जो चौथा है वो पर्यावरण अध्ययन को लेकर के है, कि पर्यावरण से रिलेटेड आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इन 30 क्वेश्चंस में से आपको अगर 30 के 30 सही करते हैं तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम प्रश्नों की संख्या को जोड़ते हैं तो प्रश्नों की संख्या होती है हमारी 150, और अगर कुल अंकों की संख्या को हम जोड़ते हैं तो अंकों की संख्या होगी 150। मतलब 150 प्रश्न आएंगे, अगर आप उसका सही जवाब देते हैं, जितने प्रश्नों का सही जवाब देंगे उतने अंक आपको, हर एक प्रश्न के 1 अंक मिलेंगे। और आपको विषय के बारे में यहाँ पे आपको बता दिया गया है। तो विषय क्या क्या है आपके, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, दूसरा विषय है हिंदी जो कि भाषा 1 के रूप में है। दूसरा है भाषा 2 लैंग्वेज 2 में आपको सिलेक्ट करना होगा, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत के बीच में आपको कोई एक सिलेक्ट करना होगा, और जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जो सिलेबस में है वो है गणित, और चौथा है पर्यावरण अध्ययन। तो ये है हमारा पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात भी करेंगे कि किस चीज़ में क्या क्या पूछा जाएगा, आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पहले हम एक ओवरव्यू जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे।
अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 मतलब जिसको 6 से 8 तक, मतलब कि जो मिडिल स्कूल या फिर जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय में जिसको शिक्षक बनना है उनके लिए है ये। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कौन कौन से विषय हैं। पहला विषय एज इट इज बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, 30 प्रश्न आएंगे। दूसरा है भाषा 1, भाषा 1 में आपका है हिंदी, जिसके 30 प्रश्न आएंगे। दूसरा है भाषा 2, भाषा 2 आपको इलेक्टिव है, इलेक्टिव भाषा में आपको चूज करना है कि आप कौन सा लेंगे। आपके पास 3 भाषाएं उपलब्ध होंगी, भाषा 2 में 3 भाषा होगी, पहली तो होगी इंग्लिश, दूसरी होगी उर्दू और तीसरा होगा संस्कृत। तो इन तीनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जो चौथा पॉइंट है इसको आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि जो लोग उच्च प्राथमिक विद्यालय मतलब 6 से 8 तक मिडिल स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी डिफाइन कर दी गई है, मतलब कि जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं उनको अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उनके क्वेश्चन अलग आएंगे, और जो बच्चे आर्ट स्ट्रीम से हैं उनको अलग क्वेश्चन आएगा। साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम का मतलब है कि जो भी बीएड बीडीसी करते समय आपको आपने स्ट्रीम डिफाइन किया होगा। अगर आपको हम मोटा मोटा बताएं तो जिन लोगों ने बीएससी मतलब कि साइंस की डिग्री, बीएससी बीटेक ये सब चीज़ें की होंगी उनको साइंस स्ट्रीम में लाया जाता है, और जिन बच्चों ने बीए से रिलेटेड डिग्री किया होगा इस तरह की डिग्री उनको आर्ट में रखा जाएगा। तो जो बच्चे यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो लोग साइंस कैटेगरी के हैं उनके लिए विज्ञान और गणित है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग साइंस स्ट्रीम के हैं, आपने बीएड में भी जो स्ट्रीम आपने ऑप्ट किया होगा, जो लोग साइंस स्ट्रीम के हैं उनको गणित और विज्ञान के प्रश्न 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो लोग आर्ट्स के हैं उनको सामाजिक विज्ञान मतलब एसएसटी, सोशल साइंस जिसे कहते हैं, सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो लोग साइंस के हैं उनको विज्ञान और गणित पढ़ना है, और जो लोग आर्ट्स के हैं उनको सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है, जबकि पेपर 1 में सबके लिए सेम पैटर्न होता था, लेकिन पेपर 2 में पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली चीज़ है, बिल्कुल इसमें कतई आप कंफ्यूज मत होइएगा। पेपर 2 में जो लोग, मैं आपको फिर से दोहरा के बोल रहा हूँ कि पेपर 2 में जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको विज्ञान और गणित का पेपर देना है, और जो लोग आर्ट स्ट्रीम के हैं उनको सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है। तो प्रश्नों की कुल संख्या की बात करें तो प्रश्नों की कुल संख्या है 150, और अगर हम अंकों की बात करें तो अंकों की कुल संख्या भी 150 है। तो अगर हम मोटा मोटी बात करें तो ये है कि पेपर 1 150 नंबर का होगा, पेपर 2 भी 150 नंबर का होगा। प्रश्नों की संख्या दोनों में बराबर है 150, समय दोनों में बराबर है जो कि 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे का मतलब है 150 मिनट, मतलब हर एक प्रश्न को करने के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। तथा पासिंग मार्क की अगर हम बात करें तो पासिंग मार्क जो जनरली डिफाइन किया गया वो है 60%। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जो लोग आरक्षित कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि SC ST, ठीक है, OBC, ये लोग जो हैं इनको यथावत जैसे पहले आरक्षण मिलता था वैसे आरक्षण मिलेगा, मतलब कि इनका कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा। मतलब कि अगर हम मोटे बात करें तो 150 में से आपको 90 नंबर स्कोर करना है। मैं यहाँ पे आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सीधा सीधा आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी कैटेगरी को हों, आप अपना मानक जो है थोड़ा ऊंचा, जितना ऊंचा रखेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। तो मानक हम अगर मोटा मोटा बात करें तो हम 90 नंबर का अपना मानक रखेंगे कि कम से कम 90 प्लस हमें स्कोर करना होगा इसमें, ठीक है। चलिए, अब जो पेपर 1 की भी हम बात कर रहे थे, पेपर 1 में जो पहला सब्जेक्ट था बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में क्या क्या हमें पढ़ना है,
ठीक है। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सब्जेक्ट की बात की थी, अब यहाँ पे हम किस सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो बाल विकास के अंदर आपको पढ़ना है सबसे पहले जो बाल विकास की अवधारणा, सीखने के साथ इसका संबंध। ठीक है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। सीखना क्या होता है, शिक्षा शास्त्र क्या होता है। ठीक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, कैसे एज ए टीचर आप कैसे समझेंगे। तो ये है हमारा पूरा जो पहला सब्जेक्ट है, मतलब कि जो पहला सब्जेक्ट हम लोगों का पेपर 1 में है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है। हालांकि आपने अपने बीएड या बीडीसी के कोर्स में, डीएलएड के कोर्स में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं कि ये चीज़ें आपको कवर करनी होंगी। इन टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस वहाँ पे पुटअप होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा बात करें अगर हम हिंदी की, तो भाषा 1 में हिंदी अनिवार्य भाषा है। ठीक है, इसका पेपर आपको देना ही देना है। तो हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, एक एक करके, एक भी चीज़ें यहाँ छूटेंगी नहीं। अगर आपने सिलेबस को एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा पढ़ना और एग्ज़ाम को पास करना। ठीक, तो भाषा 1 जो हिंदी अनिवार्य भाषा है उसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले अपठित अनुच्छेद मतलब अनसीन पैसेज आएगा। दूसरा हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, ये क्या होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान कैसे की जाती है, वाक्य की रचना कैसे की जाती है, हिंदी के सभी ध्वनियों के पारंपरिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से ख, श, ब, व, ढ, ड़ा, छ, छ, इन सब ध्वनियों की जो पारंपरिक, इसमें क्या अंतर होता है इसकी पहचान कैसे करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट जो है हिंदी भाषा के सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु में अंतर, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। ये टॉपिक आपको कवर करना है जब भी आप अपना डिटेल में प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद संयुक्ताक्षर एवं अनुशासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द क्या होते हैं, उनका कैसे यूज होता है, क्या प्रयोग करते हैं, सभी प्रकार की मात्राएं, कितनी मात्राएं होती हैं, विराम चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, ये सब जितने भी विराम चिन्ह हैं वो पूरे विराम चिन्ह भी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपको विलोम पढ़ना है, समानार्थी पढ़ना है, तुकांत पढ़ना है, अतुकांत पढ़ना है, समान पढ़ना है, ध्वनियों वाले शब्द पढ़ने हैं, ये भी आपको कवर करना है। उसके बाद आपको वचन, लिंग और काल ये पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रत्यय, उपसर्ग, तत्भव, तत्सम, देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर, ये आपको कवर करना है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस किस पॉइंट को आपको पढ़ना है, आपको एक स्ट्रेटजी बना के जो चीज़ें हमें पढ़नी हैं उतनी ही चीज़ें पढ़िए। अलग से एक्स्ट्रा इंटरनेट में आप कुछ भी देख ले रहे हैं उससे आप उठा के मत पढ़िए। ठीक है, उसके बाद लोकोक्तियों एवं मुहावरों का अर्थ, मतलब मुहावरे जो पूछे जाते हैं। उसके बाद संधि आती है, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, बृहत संधि, यड़ संधि, आयात संधि। उसके बाद व्यंजन संधि जो आती है उसमें विसर्ग संधि जो होती है, इन सब चीज़ों को भी आपको पढ़ना है। उसके बाद हिंदी में आपको वाच्य, समान एवं अलंकार के भेद, ये इस टॉपिक को कवर करना है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट जो टॉपिक है वो है कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। मतलब जैसे आप बचपन में 9th 10th 11th 12th में पढ़ते आए हैं किस कवि ने क्या रचनाएं की, तुलसीदास की क्या रचनाएं हैं, कबीरदास की क्या रचनाएं हैं, ठीक है, या फिर जयशंकर प्रसाद की क्या रचनाएं हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या रचनाएं हैं, उन सब चीज़ों को भी आपको पढ़ना है। तो ये है भाषा 1 हिंदी, मतलब जो कि कंपलसरी पेपर है, सभी को देना है, इसलिए ये पूरा का पूरा आपको सबको पढ़ना है। अब हिंदी भाषा में ही के जो नेक्स्ट फेज़ है उसकी हम बात करते हैं। तो हिंदी भाषा का जो नेक्स्ट फेज़ है वो है हिंदी पैडोलॉजी। पैडोलॉजी में आपको अधिगम और अर्जन पढ़ना है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत पढ़ने हैं, सुनने और बोलने की भूमिका क्या होनी चाहिए, भाषा का कार्य क्या होता है तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, ये पढ़ना है आपको। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, ये पढ़ना है आपको।
एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियों एवं भाषा की कठिनाइयों की त्रुटियों और विकार, उसमें क्या होता है आपको ये पढ़ना है। भाषा कौशल के बारे में पढ़ना है, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं आपको ये भी कवर करना है। अध्यापन की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री तथा कक्षा का बहुभाषीय संसाधन, ये सब भी आपको जानना जरूरी है। उसके बाद उपचारात्मक अध्यापन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका जो अभी दोनों स्लाइड में मिला के हमने आपको बताया कि जो दोनों पॉइंट को मिला के हिंदी जो कि अनिवार्य विषय है, ये पेपर आपको देना ही देना है, ये कंपलसरी पेपर है। तो इसका क्या सिलेबस है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट का सिलेबस डिस्कस किया है। एक भी चीज़ें आपकी इसमें छूटेंगी नहीं, ना तो छूटी हैं। अगर आप एक स्ट्रेटजिक तरीके से तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपको हम बता दें कि यूपी टेट का पेपर क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको एकदम स्ट्रेटजिक तरीके से तैयारी करना होगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको पढ़नी है और पॉइंट टू पॉइंट आपको प्रिपरेशन करनी है, पॉइंट टू पॉइंट आपको प्रैक्टिस भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस में कुछ दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है और आप पढ़ रहे हैं वाई, तो ऐसे में आपके पेपर निकलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे गणित के बारे में। ठीक है, हमने बाल विकास की बात कर ली, हमने पेपर 1 की बात कर ली, अब हम बात करेंगे गणित के बारे में। तो गणित के बारे में क्या है, ये उसका सिलेबस हम जान लेते हैं। तो गणित का जो सिलेबस है, पहला है वो संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये है पहला सिलेबस। एलसीएम, एससीएम, लघुत्तम जो हम निकालते हैं, भिन्न, दशमलव, संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इसको हम जानेंगे। एकात्मक विधि, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ये हो गया। और ज्यामिति मतलब रेखा गणित में हम लोग आकार जानेंगे, प्रिज्म जानेंगे, कोण जानेंगे, कितने प्रकार के कोण होते हैं, त्रिभुज, मंडलियाँ क्या होती हैं। ठीक है, पैसों के बारे में हम लोग जानेंगे, रुपए पैसे, कैसे रुपए से पैसे में कन्वर्ट करते हैं, कैसे पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं, उनका क्या जोड़ घटाव होता है, उनकी इकाइयाँ क्या होती है, उनका माप क्या होता है। और त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे, चतुर्भुज बारे में जानेंगे, इनका परिमाप कैसे निकालते हैं, इनका माप कैसे निकालते हैं। पंचांग, आयतन, क्षेत्र, समय और दूरी, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। गणित शिक्षा शास्त्र क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। गणित की प्रकृति क्या होती है, अवधारणा और कार्य और रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए, एज अ टीचर आप क्या करेंगे। ठीक है, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा क्या है, गणित का समुदाय क्या है, गणित शिक्षण की समस्याएं क्या हैं, क्या इसमें क्या क्या त्रुटियां हैं। ठीक है, गणित शिक्षक का उपचारात्मक निदान क्या होगा। तो ये जो टॉपिक है, ये जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है, इन टॉपिक को आपको कवर करना है गणित के पेपर को क्लियर करने के लिए। तो गणित के पेपर को क्लियर करने के लिए आपको ये टॉपिक, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की, ये हमारा जो चौथा पॉइंट है। तो पर्यावरण अध्ययन में आपको परिवार पढ़ना है, भोजन पढ़ना है, स्वास्थ्य और स्वच्छता पढ़ना है, आश्रय पढ़ना है, वनस्पति और जीव पढ़ना है, हमारा पर्यावरण पढ़ना है, स्थानीय व्यवसाय और व्यवसाय के बारे में आपको पढ़ना है, परिवहन और संचार के बारे में पढ़ना है, खेल के बारे में पढ़ना है, भारत और उनके राज्यों के बारे में पढ़ना है, नदी, पहाड़, वन, पठार, महासागर, संविधान, पंचायत, प्रशासन, राज्य की प्रशासनिक प्रणाली, प्रबंधकीय, न्यायिक, कार्यकारी, राष्ट्रीय त्यौहार, प्रतीक, क्या प्रतीक होते हैं राष्ट्रीय हमारे, मतदान प्रणाली क्या होती है, राष्ट्रीय एकता क्या होती है, उसका क्या महत्व होता है, उसकी क्या उपयोगिता होती है, पर्यावरण संरक्षण क्या है, पर्यावरण का संरक्षण क्यों करना चाहिए, पर्यावरण के प्रति समाज के क्या कर्तव्य बनते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए नियोजित योजनाएं क्या क्या हैं। तो ये चीज़ें आपको, ये पॉइंट टू पॉइंट आपको स्टडी करना है। पॉइंट टू पॉइंट अगर आप स्टडी करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, ये इस एग्ज़ाम को पास होने से बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। और ना कि सिर्फ पास करेंगे, मतलब कि ना कि आपका फोकस यहाँ पे सिर्फ 90 नंबर नहीं होगा, आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे अगर आप पॉइंट टू पॉइंट अपना प्रिपरेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे पर्यावरण पेडोलॉजी के बारे में।
उसमें क्या क्या होता है। तो पर्यावरण पेडोलॉजी में हमारा पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और उसके क्या कार्य क्षेत्र हैं, पर्यावरण अध्ययन और एकीकृत, पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण की शिक्षा क्या होती है, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की अवधारणा क्या होती है, उनका संबंध क्या होता है, सीखने के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, ईवीएस में दृष्टिकोणों की अवधारणा क्या होती है, परियोजना और व्यवहारिक कार्य क्या होते हैं, विचार विमर्श कैसे करते हैं, ईवीएस के शिक्षण में क्या समस्या आती है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट बात हो गई हमारा। जो हमारा चौथा पार्ट है, जो हमारा लास्ट पार्ट था, वो था पर्यावरण अध्ययन, उसकी बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो पेपर 1 मतलब प्राथमिक विद्यालय के लिए जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 का क्या सिलेबस होगा उसको अब हम यहाँ पे जानेंगे। आपको एक बार से फिर बता दें, पेपर 2 मतलब जो लोग 6 से 8 तक मिडिल स्कूल या फिर उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो एज इट इज़ है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसमें हम लोग बाल विकास और शिक्षण पढ़ेंगे, शिक्षण और शिक्षण के तरीके पढ़ेंगे, सीखने का अर्थ और सिद्धांत क्या होता है ये पढ़ेंगे, समावेशी शिक्षा क्या होती है ये पढ़ेंगे, मार्गदर्शन और परामर्श क्या होता है ये पढ़ेंगे, अध्ययन और शिक्षण का क्या महत्व है। तो पहला पेपर बाल विकास, पहला पार्ट जो है, पहला सब्जेक्ट पेपर 2 का जो है वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में आपको ये टॉपिक पढ़ना है, इसके बाहर आपको नहीं जाना है, इन्हीं टॉपिक को पढ़कर उसका रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भाषा 1 हिंदी, जो कि हिंदी है अनिवार्य भाषा है, कंपलसरी लैंग्वेज हिंदी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हिंदी के अंदर हमें पढ़ना है अपठित अनुच्छेद, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद पढ़ना है, सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद पढ़ना है, विशेषण एवं विशेषण के भेद पढ़ना है, क्रिया क्या होती है एवं क्रिया के भेद क्या क्या होते हैं। भेद का मतलब क्या क्या किस किस प्रकार की, इसके बारे में मतलब कि अनसीन पैसेज हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गई, ये पढ़ना है। उसके बाद हम लोग वाच्य की बात करेंगे, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों के बारे में, संयुक्त अक्षरों, संयुक्त व्यंजनों एवं अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु में अंतर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वर्णक्रम क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, अनेकार्थक शब्द क्या होता है, समानार्थी शब्द क्या होता है, अव्यय के भेद क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होता है, अनुसारनार्थी प्रयोग क्या होता है, र के विभिन्न रूपों के प्रयोग के बारे में हम लोग आपको पढ़ना है। वाक्य निर्माण क्या होता है, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य, किस तरह से वाक्य का निर्माण किया जाता है। उसके बाद विराम चिन्हों की पहचान कैसे की जाती है, उनका उपयोग क्या होता है, वचन क्या होते हैं, लिंग क्या होते हैं, काल क्या होते हैं एवं उनके क्या प्रयोग होते हैं, तत्भव तत्सम क्या होता है, देशज एवं विदेशी शब्द क्या होते हैं, उपसर्ग एवं प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द युग क्या होते हैं, समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, समास के भेद क्या होते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में आपको पढ़ना है, क्रिया समर्पक पढ़ना है, अकर्मक पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा आपको संधि पढ़ना है, संधि के भेद पढ़ना है, जैसे कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधियाँ क्या होती हैं, कैसे इनको अलग किया जाता है, कि किस तरीके से ये काम करते हैं। उसके बाद आपको अलंकार पढ़ना है, जिसमें आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं अतिशयोक्त अलंकार, ये अलंकार आपको पढ़ना है। हिंदी जो कि कंपलसरी लैंग्वेज है, ये सबको पेपर इसका देना है। तो कंपलसरी लैंग्वेज के पेपर को पास करने के लिए ये है आपका सिलेबस, इस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अब बात करते हैं हम लोग भाषा 2 के बारे में। भाषा 2 आपको सेलेक्ट करना होता है। आपको बता देते हैं कि अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत, इन सब में से जो भी भाषाएं आपको फॉर्म में उपलब्ध होगी, इन भाषाओं में से कोई भी एक भाषा आप ले सकते हैं। ठीक है, और जिस भाषा को लेंगे आप, उस भाषा के हिसाब से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी भाषा चूज़ की है। आपने अंग्रेजी चूज़ किया है, उर्दू चूज़ किया है या संस्कृत चूज़ किया है, जिस भी भाषा को आपने सेलेक्ट किया है उस भाषा से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम मोटे तौर पर, अगर आप कोई भाषा सिलेक्ट करते हैं तो उसमें मोटे तौर पर आपको किन किन चीज़ों को ध्यान देना, किन किन बिंदुओं को पढ़ना है। ठीक है, तो अदृश्य मार्ग, संज्ञा और उनके प्रकार, और ये
संज्ञा अगर हम बात कर रहे हैं, ये हिंदी में अगर हम संज्ञा बोल रहे हैं तो अंग्रेजी में वो नाउन होगा, ठीक है। तो उस तरह से आपको उस भाषा में उन चीज़ों को पढ़ना है, बेसिकली उस भाषा के बारे में आपको पढ़ना है। सर्वनाम क्या होता है, क्रिया क्या होती है, विशेषण क्या होता है, ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़नी है। दूसरा क्या होता है, उपसर्ग, उसके प्रकार, संयोजन और उसके प्रकार, प्रतिच्छेदन, एक वचन बहुवचन क्या होता है, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, मर्दाना और स्त्रीलिंग क्या होता है, विराम चिन्ह क्या होते हैं, मूल शब्दों के साथ प्रत्यय कैसे होते हैं, वाक्यांश या क्रिया क्या होता है, किसी का उपयोग कैसे की जाती है, कोई नहीं, कोई भी, इन सब का उपयोग कैसे करेंगे हम। उसके साथ ही साथ आपको भाषण का हिस्सा कैसे पढ़ेंगे, कथन कैसे बनाएंगे, सक्रिय आवाज़ और निष्क्रिय आवाज़ में क्या होता है, विलोम क्या होता है, समानार्थी होमोफोन का उपयोग कैसे की जाती है, और इन सब वाक्यों में इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, इनमें से आप जिस भाषा को चुनेंगे आपको पेपर में, क्वेश्चन पेपर आपको जो मिलेगा उसमें वही चीज़ मेंशन होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 में गणित का क्या सिलेबस होगा, ठीक। गणित में आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो है संख्या प्रणाली पढ़ना है, सरलीकरण क्या पढ़ना है, प्रतिशत और अनुपात पढ़ना है, रेखीय समीकरण पढ़ना है, साधारण ब्याज पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, बैंकिंग पढ़ना है, आंकड़ों के बारे में पढ़ना है, पाई चार्ट पढ़ना है, समय पढ़ना है, कार्य पढ़ना है, गति और दूरी के बारे में पढ़ना है, बीज गणित और क्षेत्र सीमित के बारे में पढ़ना है, ज्यामिति रेखा गणित पढ़ना है, औसत कैसे निकाला जाता है, लाभ हानि कैसे निकाली जाती है, और गणित की शिक्षा शास्त्र के बारे में, ठीक है। तो ये है सिलेबस आपके गणित का। तो अगर आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है वो पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो आपको इस सिलेबस को देखते हुए ही अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। जितनी बेहतर रणनीति आप तैयार करेंगे उतनी बेहतर होंगे आपके जीतने के चांसेस। अब हम बात करेंगे विज्ञान के बारे में। जो साइंस स्ट्रीम के हैं उनको गणित और विज्ञान का पेपर देना है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करता हूँ। पेपर 2 में जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको गणित या विज्ञान का पेपर देना होगा, और जो आर्ट साइड के बच्चे हैं उनको आर्ट साइड के ही एग्ज़ाम देने होंगे, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से विज्ञान के जो सिलेबस है उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, फाइबर कपड़ा, जीवित और निर्जीव चीज़ें, पशु संरचना एवं कार्य, सूक्ष्म जीवी, मानव शरीर, वयस्कता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोग, कृषि, जानवर, पौधों में पोषण, दैनिक चीज़ें, मापन, विद्युत धारा, चुंबक, गति और शक्ति, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि। ये आपके यहाँ पे मैं आपको ये पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ये इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है। और जो टॉपिक बचता है वो है प्रकाश, वायु, जल, उत्पादन, पर्यावरण, अम्ल, क्षार, ऊष्मत और तापमान, मानव निर्मित चीज़ें, धातु और अधातु, कार्बन और उसका यौगिक, ऊर्जा के स्रोत, विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, मतलब विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको वन बाई वन अच्छे से दोहराना है, ठीक है। कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, किसी भी पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ हम अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपको 90 नंबर पे फोकस नहीं करना है, आपको हमेशा 100+ पे फोकस करना है। भूल जाइए कि आपको 90 नंबर लाना है या फिर जो जिस कैटेगरी के हैं उनको पासिंग मार्क लाना है। हमेशा आप अपना लक्ष्य को हमेशा आप अपना ऊंचा रखिए, ठीक है। जितना ऊंचा लक्ष्य उतना ऊंचा आपका मनोबल। तो विज्ञान के बाद हम लोग सामाजिक अध्ययन की बात कर रहे हैं। सामाजिक अध्ययन का पेपर जो 8 साइट के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने बीएड या डीएलएड या बीटीसी के दौरान 8 स्ट्रीम को चूज़ किया होगा उनके लिए ये पेपर है। ध्यान दीजिएगा कि जो लोग साइंस स्ट्रीम के हैं उनको साइंस और मैथ का पेपर देना है, और जो लोग आर्ट स्ट्रीम के हैं उनको सामाजिक अध्ययन मतलब सोशल साइंस का पेपर देना है। तो जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उनको ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो पिछला हमने गणित और विज्ञान का सिलेबस आया, जो लोग आर्ट के स्टूडेंट थे, आर्ट के स्टूडेंट को मैथ और साइंस नहीं पढ़ना है और ना ही उसका क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करना है।
आपको सिर्फ अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो लोग पेपर 2 की बात कर रहे हैं, हम जो लोग पेपर 2 देने की बात कर रहे हैं, पेपर 2 में आपको ये चीज़ें ध्यान देनी है। तो आपको सामाजिक अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है? इतिहास पढ़ना है, नागरिक शास्त्र पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, पर्यावरण विज्ञान पढ़ना है, गृह विज्ञान पढ़ना है, शारीरिक शिक्षा और खेल पढ़ना है, संगीत पढ़ना है, बागवानी पढ़ना है, फलों का संरक्षण पढ़ना है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षा शास्त्र क्या कहता है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया डिटेल में आपके बारे में बातचीत हो गई कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं। ठीक है, तो पूरा सिलेबस दोस्तों हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। और अगर कुछ बचा हुआ है, अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे बात नहीं हुई है, तो इस वीडियो में कमेंट करके आप हमें बताइए कि कौन से टॉपिक पे बात नहीं हुई है। तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। टीचिंग से रिलेटेड कोई भी XYZ 0 से लेकर के 100 तक किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अगर आप चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ आपके पास तक पहुंची रहे।